देखें, क्वेश्चन है हमारे सामने, इसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है व्हाट अमाउंट शुड बी कैपिटलाइज्ड फॉर द प्लांट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। एसेट की कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। अब रूल हमारे पास क्या है कॉस्ट ऑफ एसेट निकालने का, कि एसेट खरीदते वक्त जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड होते हैं एसेट को वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए, उससे हम एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। और उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर होना जरूरी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। तो 1 जनवरी के ऊपर इसने एक आइटम ऑफ प्लांट परचेज किया। इनवाइस के अंदर लिखा हुआ है कि परचेज प्राइस है 48,000, परचेज प्राइस आएगी। उसको फैक्ट्री में डिलीवर करने की कॉस्ट है 400, ये भी ऐड होगी। 1 ईयर वारंटी कवरिंग ब्रेकडाउन, क्या ये एसेट की कॉस्ट में आएगी? क्या ये एसेट को वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है? तो हम कहेंगे नहीं, ये इसका ताल्लुक फ्यूचर से। वारंटी के बगैर भी ये एसेट वर्केबल कंडीशन में आ सकता है, तो इसका मतलब है वारंटी कॉस्ट हमेशा कहाँ जाएगी? एक्सपेंस में जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसी तरह इसने एसेट को इंस्टॉल करने के लिए फैक्ट्री की बिल्डिंग में कुछ मॉडिफिकेशन की। फैक्ट्री में वो एसेट लगाना है, मॉडिफिकेशन के बगैर एसेट नहीं लग सकता, उसको इंस्टॉल करने के लिए जरूरी है, तो ये भी इसकी कॉस्ट में ऐड होगी। तो इसका मतलब हुआ 48,000 की परचेज प्राइस, 400 की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और 2,200 की मॉडिफिकेशन कॉस्ट। इन सबको अगर हम प्लस कर देते हैं तो ये हमारी एसेट की कॉस्ट आएगी। ठीक है, और इस एसेट की कॉस्ट को हम कैपिटलाइज कर लेंगे और अल्टीमेटली इसी के ऊपर हम आगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन जो हमारा कैलकुलेट होगा वो इसी के ऊपर कैलकुलेट होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए, इसका आंसर हमारे पास आएगा 50,600। 50,600। तो एग्जाम में एक ऐसा सवाल आ सकता है कि आपको ये दिया जाए कि ये बता दें कि एसेट की कॉस्ट क्या होगी। उसके अंदर कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रेनिंग की कॉस्ट दी हुई है तो वो ट्रेनिंग की कॉस्ट हम उसमें ऐड नहीं करेंगे। इसी तरह अगर टेस्टिंग की कॉस्ट दी हुई है तो वो टेस्टिंग की कॉस्ट उसके अंदर ऐड की जाएगी। तो कौन सी कॉस्ट ऐड करनी है और कौन सी कॉस्ट ऐड नहीं करनी, इसका हमें ख्याल रखना है। अनदर क्वेश्चन, W को bought a new printing machine from abroad. The cost of the machine was 80,000. मशीन खरीदने की कॉस्ट थी, परचेज प्राइस 80,000। इंस्टॉलेशन की कॉस्ट थी 5,000। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई एट अ कॉस्ट ऑफ 2,000। अच्छा, मशीन पे क्या किया गया? टेस्टिंग की गई 1,000 की। व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ मशीन टू बी शोन इन बैलेंस शीट? कैपिटलाइज करनी है कितनी? अब देखें, परचेज प्राइस 80,000 आएगी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हमेशा आती है, ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं आएगी, ये कैपिटलाइज नहीं होती, टेस्टिंग कॉस्ट ये भी हमेशा आएगी। ट्रेनिंग की कॉस्ट को हमेशा कहाँ लेकर जाया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उसको डाल देंगे एज एन एक्सपेंस। ट्रेनिंग कभी भी एसेट नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है एसेट की कॉस्ट क्या होगी? 86,000 की एसेट की कॉस्ट होगी और उसको हम आगे डेप्रिसिएशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह ना कोई भी सवाल बनाकर उसमें ये पूछा जा सकता है कि एसेट की कॉस्ट बता दें, कॉस्ट गलत निकलेगी तो डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली क्या होगा? डेप्रिसिएशन भी गलत निकलेगा, कीप इन माइंड। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम जनाब कुछ डेप्रिसिएशन और गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट वाज द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल। एसेट सेल किया, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। अ नॉन करंट एसेट वाज परचेज एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1 फॉर 2,400
एसेट की कॉस्ट कितनी है 2400। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है 20% पर एनम। मेथड कौन सा है रिड्यूसिंग बैलेंस। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 इट वाज सोल्ड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ 1200। तो डेप्रिसिएशन कितने साल का चार्ज होगा 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि ये 4th ईयर के बिगिनिंग पे बिका है। अच्छा, डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे 3 साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आएगी एसेट की बुक वैल्यू। बुक वैल्यू में से सेल प्रोसीड माइनस कर देंगे तो हमारे पास या तो गेन आएगा या लॉस आएगा। अब मसला ये है कि रिड्यूसिंग बैलेंस में हर साल का डेप्रिसिएशन अलग निकालना पड़ता है। तो पहले पहले साल का निकालो, फिर दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का, टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो हम एक शॉर्टकट अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट बुक वैल्यू निकालना रिड्यूसिंग बैलेंस है 3 साल के बाद। ठीक है, कितने साल बाद निकालनी है 3 साल के बाद। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट लेंगे, डेप्रिसिएशन का रेट है 20%, तो 100 में से 20 माइनस किया तो बुक वैल्यू बनी 80%। 80% से मल्टीप्लाई किया एक साल, फिर 80% से मल्टीप्लाई किया दूसरा साल, फिर 80% से मल्टीप्लाई किया तीसरा साल। तो 3 मरतबा अगर इसको 80% से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3 साल के बाद की बुक वैल्यू आएगी। 2 साल बाद मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2 साल के बाद की बुक वैल्यू आएगी। तो हमारे पास जो बुक वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1228.8। 1228.8। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा डेप्रिसिएशन। कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन 2400 की कॉस्ट है और बुक वैल्यू है 1228.8, 117.2। ये हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब बुक वैल्यू ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, आंसर आया पॉजिटिव 28.8। पॉजिटिव आंसर आएगा तो क्या होगा लॉस ऑन डिस्पोजल, नेगेटिव आंसर आता तो गेन ऑन डिस्पोजल। तो हमारा आंसर क्या होगा 28.80 का लॉस ऑन डिस्पोजल। तो कभी भी गेन और लॉस अगर कैलकुलेट करना हो तो अल्टीमेटली हमें कॉस्ट में से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, फिर बुक वैल्यू आएगी, फिर सेल प्रोसीड माइनस करेंगे, फिर लॉस आएगा। सारा गेम है डेप्रिसिएशन की एक्यूरेट कैलकुलेशन का, कि कितने साल का डेप्रिसिएशन लेना है, पॉलिसी क्या है, माइनस करना है नहीं करना है, ये हमें सोच के निकालना पड़ेगा। मेथड स्ट्रेट लाइन भी दिया जा सकता है, मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। अनदर क्वेश्चन, प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल निकालना है। A non-current asset was disposed for 2200, which is the selling price during the last accounting year. It had been purchased exactly 3 years earlier for 5000। तो उसकी कॉस्ट थी 5000 और उसकी स्क्रैप वैल्यू थी 500। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग में स्क्रैप वैल्यू को हम क्या कर देते हैं हटा देते हैं। रेट है आपका 20% पर एनम। कितने साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना है 3 साल का, तो वही सेम लॉजिक लगा दूं 3 साल का 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 साल के बाद की बुक वैल्यू आ जाएगी। 0.8 का क्यूब भी कर सकते हैं 1126.4। ये आ गई हमारे पास बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू में से 1126.4 अगर सेल प्रोसीड माइनस कर दी जाए तो आंसर क्या आएगा। अच्छा, एक दफा फिर चेक कर लेते हैं बुक वैल्यू सही निकली है नहीं निकली। कॉस्ट 5000 थी, सॉरी गलती हो गई, कॉस्ट 5000 थी। बुक वैल्यू दोबारा निकालते हैं 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 2560।
तो बुक वैल्यू आ गई 2560, सेल प्रोसीड आ गई 2200, बैलेंस आया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब लॉस, 360 का लॉस। आंसर आ गया 360 का लॉस। अच्छा, डेप्रिसिएशन के टॉपिक में थोड़ा सा गेन और लॉस में प्रॉब्लम कब आती है? जब हमारे सामने नॉर्मली एसेट खरीदा भी जा रहा हो, एसेट बेचे भी जा रहे हो, फिर डेप्रिसिएशन निकालना हो, तो वहां पर स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। या मिड ऑफ द ईयर का मसला आ रहा हो, इस तरह का आ रहा हो, तब भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा होता है। उसको भी हम कुछ क्वेश्चंस में एड्रेस करते हैं। Another question. SSG bought a machine at a cost of 40,000 on 1st January 20x1. The machine had a useful life of 6 years. मशीन की कॉस्ट है 40,000, खरीदी कब है? 20x1 पे। मशीन की यूजफुल लाइफ है टोटल 6 साल, स्क्रैप वैल्यू है 10,000। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। मंथली बेसिस का मतलब होता है प्रोरेटा बेसिस। 31 दिसंबर 2004 पे मशीन को सेल कर दिया गया 15,000 का। अब यहां पर मेथड है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। कितने साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? जनवरी 201 से हमारा स्टार्ट हो रहा है टिल 31 दिसंबर 20x4। काउंट करते हैं हम। 20x1 पहला साल, 20x2 दूसरा साल, 20x3 तीसरा साल, 20x4 पूरे 4 साल का डेप्रिसिएशन है। सो कॉस्ट 40,000 माइनस 4 साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कौन सा मेथड ले रहे हैं हम? स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर। तो ये माइनस हो जाएगा तो ये बुक वैल्यू आ जाएगी। बुक वैल्यू में से हम सेल प्रोसीड माइनस कर देंगे 15,000, तो गेन और लॉस आ जाएगा हमारे पास। डेप्रिसिएशन निकालते हैं। डेप्रिसिएशन पर एनम, कॉस्ट दी हुई है 40,000, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 10,000, डिवाइड कर देते हैं लाइफ से। लाइफ कितनी है? 6 साल। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास 30,000 डिवाइडेड बाय 6, 5,000 पर एनम का डेप्रिसिएशन आ गया। कितने साल का डेप्रिसिएशन है? 4 साल का। मल्टीप्लाई बाय 4, 20,000 का डेप्रिसिएशन आ गया टोटल। ये 20,000 हमने यहां से माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास फिगर आ गई 20,000 की बुक वैल्यू। 20,000 की बुक वैल्यू आ गई और सेल प्रोसीड है 15,000 की। 5,000 का पॉजिटिव आंसर आया और उसमें भी क्या है? लॉस। सो यहां पर हमने मेंशन कर दिया 5,000 का लॉस, डिलीट विच डज नॉट अप्लाई। तो प्रॉफिट हो गया हमारा डिलीट, क्योंकि प्रॉफिट इसके अंदर नहीं आ रहा। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल देखें जी। अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये कैप्लान की किट के क्वेश्चन है, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। इसके अंदर भी हमें वही निकालना है, प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल। ईयर कौन सा है? ईयर है 20x5 का। अच्छा जी, अ कार वॉज परचेज बाय अ न्यूज बिजनेस इन May 2001। अब देखो 31 दिसंबर के ऊपर ईयर एंड हो रहा है। ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर है, तो हमने एक्वायर किया है ड्यूरिंग द ईयर। ये एक्वायर हो रही है ड्यूरिंग द ईयर। डेप्रिसिएशन के टॉपिक में
केयरफुली हमें टाइमिंग देखनी है परचेज की और डिस्पोजल की और उससे रिलेटेड पॉलिसी। कॉस्ट थी 10,000, व्हीकल टैक्स 1 साल का पे किया गया 150, ये कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, तो कॉस्ट हमारी 10,000 है। ठीक है। अच्छा, ये ट्रेड इन का केस है। द कार वॉज ट्रेडेड इन फॉर अ रिप्लेसमेंट व्हीकल इन अगस्त 2005 या 20X5 और उसकी ट्रेड इन वैल्यू थी 5,000। तो खरीदा कब, वो लिख लेते हैं। मई 20X1 को खरीदा और इसको ट्रेड इन किया अगस्त 20X5 को। कितना इस्तेमाल किया इसको। पॉलिसी क्या है, 25% रिड्यूसिंग बैलेंस इस्तेमाल होगा, चार्जिंग अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, ये इंपॉर्टेंट है। चार्जिंग अ full year depreciation in the year of purchase and none in the year of sale। क्या मतलब हुआ, 20X1 पूरा साल लेंगे, 20X2 दूसरा साल, X3 तीसरा साल, X4 चौथा साल, 5 को इग्नोर करो। तो कितने साल हो गए, 4 साल हो गए पूरे, बिकॉज ऑफ पॉलिसी। 25% रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो मैं डायरेक्ट बुक वैल्यू निकालूंगा चौथे साल के एंड पर, वही टेक्निक से। 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट था 25%, तो 100 में से 25 माइनस करो, 75% आ गया रिमेनिंग। 1 साल, 2 साल, 75, 3 साल, 4 साल, 0.75। साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो पावर लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। 0.75, 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.75, 3164। मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3164 बुक वैल्यू। सो बुक वैल्यू आ गई 3164। अच्छा, ये बेचा नहीं है हमने, ये हमने ट्रेड इन किया है, तो इसकी ट्रेड इन वैल्यू को सेल प्रोसीड की तरह माइनस कर देते हैं। ट्रेड इन वैल्यू है 5,000। ट्रेड इन क्या होता है, पुराना एसेट देकर उसके अगेंस्ट एक नया एसेट खरीदा जाए और डिफरेंस जो है, पुराना एसेट भी दिया जाए और जो डिफरेंस है वो देख के नया एसेट खरीद लिया जाए। तो जब भी ट्रेड इन होगा तो उस वक्त भी हम गेन और लॉस और डिस्पोजल कैलकुलेट करेंगे। अब इसका डिफरेंस हमारे पास कितना बनता है, 3164 और 5,000, 1836 का डिफरेंस बचता है। 1836 माइनस में आंसर आ रहा है, दैट इज गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट 1836। तो अब नॉर्मल हम कर रहे हो, ट्रेड इन कर रहे हो, अकॉर्डिंगली इस तरीके से कैलकुलेशन हमारी हो सकती है। एक और ट्रेड इन का सवाल, another trading question, calculate the profit or loss on disposal of the truck. A business has accounting year end of March. It purchased a truck on 1st April. Total cost थी 21,000, including 1,000 for 1 year of insurance cover. वारंटी की तरह इंश्योरेंस कवर जो होगा वो भी ऐड नहीं होगा 1 ईयर का जो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 21,000 के अंदर 1,000 शामिल है, तो कॉस्ट हो गई हमारी 20,000, वो हटा दिया हमने। उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ थी ओरिजिनल 8 साल, रेजिडुअल वैल्यू थी 3,000। ट्रक ट्रेड इन कर दिया गया नए एसेट के अगेंस्ट 31 मार्च पर 10,000 में। तो 1 अप्रैल 20X3 को खरीदा गया और 31 मार्च 20X8 को ट्रेड इन किया गया। पॉलिसी क्या है,
स्ट्रेट लाइन मेथड है with a pro rata charge in the year of acquisition and in the year of disposal. इसका मतलब होता है एक एक महीना काउंट करेंगे। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 1 अप्रैल 20x3, एंडिंग पॉइंट है 31 मार्च 20x8। काउंट शुरू करते हैं। 20x4 पहला साल, x5 दूसरा साल, x6 तीसरा साल, x7 चौथा साल, x8 5 साल। 5 years हो चुके आउट ऑफ 8। 5 साल का डेप्रिसिएशन निकालते हैं। डेप्रिसिएशन पर एनम 20,000 कॉस्ट है, 3,000 स्क्रैप वैल्यू है, 8 साल यूजफुल लाइफ है एज पर द क्वेश्चन। सो 20 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8, 2125 का हर साल का डेप्रिसिएशन, 5 साल टोटल डेप्रिसिएशन 5 साल का 2125 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 साल का डेप्रिसिएशन 10625 विच इज नोन एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम गेन और लॉस निकालते हैं। कॉस्ट थी 20,000 माइनस किया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10625, तो ये आ गई हमारे पास बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी आएगी, बुक वैल्यू आएगी 20,000 माइनस 10625, 9375। 9375 की आ गई बुक वैल्यू। इसमें से हमने ट्रेड इन वैल्यू जो कि हमने डिसाइड की थी, ट्रेड इन वैल्यू के वो पुराना एसेट हमसे 10,000 में ले रहा है, वो 10,000 हमने इसमें से माइनस कर दिए। आंसर आएगा नेगेटिव। नेगेटिव बोले तो गेन। सो कितना नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, 625 का गेन या प्रॉफिट। तो 625 डिलीट विच डज नॉट अप्लाई, प्रॉफिट है तो हमने लॉस को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ये डिस्पोजल की हमारी कुछ हो गई प्रैक्टिस। अब हम चलते हैं रीवैल्यूएशन की तरफ। तो रीवैल्यूएशन के सवाल में जाने से पहले थोड़ा सा हम IAS 16 का एक ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। IAS 16 कहता है कि पहली मर्तबा जब एक नॉन करंट एसेट को रिकॉर्ड करना चाहिए तो वो उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए। और कॉस्ट में बता चुका हूं, एसेट को वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए जो कुछ भी खर्च होगा, सही है, जो कुछ भी। अब इसमें टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। टेस्टिंग क्यों ऐड की थी मैंने, देखो बाज मशीनों में ऐसा होता है कि जब तक टेस्ट नहीं किया जाएगा हम आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो इसलिए टेस्टिंग करना उसे वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए जरूरी हो गया। और एनीथिंग विच इज नेसेसरी, जो कि उसे वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए जरूरी होगी, तो इसका मतलब है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी। अब स्टूडेंट कहता है ट्रेनिंग भी हो सकता है जरूरी हो। ट्रेनिंग के साथ प्रॉब्लम ये है कि ट्रेनिंग एसेट की डेफिनेशन ही मीट नहीं करता, नॉट एन एसेट। तो जो चीज एसेट की डेफिनेशन ही मीट नहीं करेगी वो एसेट की कॉस्ट में कैसे ऐड हो सकती है। तो ट्रेनिंग को इस ग्राउंड के ऊपर हम हटा देते हैं। अच्छा, इनिशियल मेजरमेंट हो गई कॉस्ट के ऊपर। अब हर साल ईयर एंड के ऊपर उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाए, स्टैंडर्ड क्या कहता है इसके ऊपर। स्टैंडर्ड हमें दे रहा है चॉइस। स्टैंडर्ड क्या बोलता है, स्टैंडर्ड बोलता है आपकी मर्जी, दो चीजों में से एक चीज आप रिकॉर्ड करेंगे। क्या है वो, कहता है या तो आप कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड कर लें या फिर आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे चले जाएं पहली मर्तबा के बाद ईयर एंड के ऊपर। अच्छा, अब ये चॉइस है ना, दिस इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस। ये अकाउंटिंग पॉलिसी है आपकी। क्या आप क्या ऑप्ट करना चाहते हैं, कॉस्ट मॉडल ऑप्ट करना चाहते हैं
या रीवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट करना चाहते हैं, कंपलसरी नहीं है। तो हमने कहा अगर हम कॉस्ट मॉडल ऑप्ट करते हैं तो एसेट को हर साल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन इस तरह रिकॉर्ड करें, यानी कि उसको उसकी नेट बुक वैल्यू के ऊपर लेकर आ जाए। लेकिन अगर उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा हुई तो कॉस्ट मॉडल में हम उसकी मार्केट वैल्यू पे शिफ्ट नहीं करेंगे, नेट बुक वैल्यू पर ही छोड़ देंगे उसको। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, अगर एसेट की मार्केट वैल्यू बढ़ जाए तो हम ये कर सकते हैं कि हम उसको उसकी करंट मार्केट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। इस पे ले आए, मार्केट वैल्यू पे ले आए। अगर एक मर्तबा बिजनेस ने रिवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट कर लिया, एक मर्तबा, ठीक है, 1 साल बाद किया, 2 साल बाद किया, ऑप्ट कर लिया रिवैल्यूएशन, तो फिर दोबारा रिवैल्यूएशन कब होगी? तो स्टैंडर्ड कहता है कि रीवैल्यूड फ्रीक्वेंटली। स्टैंडर्ड ने बोल दिया रीवैल्यू करो फ्रीक्वेंटली। अब हम फंस गए, फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होगा? कोई कहेगा साल में 6 मरतबा, कोई कहेगा साल में 1 मरतबा, कोई कहेगा महीने में 1 मरतबा। फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या लें? तो फ्रीक्वेंटली का मतलब ये है कि भाई आप ये देखो कि आपके एसेट के अंदर चेंजेस कितनी आ रही हैं, कब कब आ रही हैं, उस पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? एसेट की वैल्यू पे चेंज कितना आ रहा है। इसलिए क्या हो सकता है? एनुअल रीवैल्यूएशन हो सकती है, 3 साल में 1 मरतबा हो सकती है, वरना 5 साल में दोबारा रीवैल्यूएशन लाजमी करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंटली का ये मतलब हुआ कि आप हालात को देखकर जो भी हो रहा है ना उसके हिसाब से डिसाइड करो कि मुझे एनुअल रीवैल्यूएशन करनी है, दोबारा हर साल करनी है, 3 साल में 1 मरतबा करनी है, या 5 साल में 1 मरतबा करनी है। 5 साल में तो लाजमी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर रिवैल्यूएशन करने का पर्पज ही फेल हो जाएगा ना। रिवैल्यूएशन करते क्यों है? ताकि एसेट को उसकी अप टू डेट वैल्यू पे लेकर आए। तो जब 1 मरतबा कर दिया तो छोड़ा क्यों, बार बार करो रिवैल्यू। तो पहली मरतबा ऑप्शन है, 1 मरतबा कर लिया तो फिर अल्टीमेटली आपको दोबारा भी उसे करना पड़ेगा। तो जब रिवैल्यूएशन हो जाता है तो रिवैल्यूएशन में वैल्यू अगर बढ़ जाती है, इंक्रीज इन वैल्यू हो जाती है, तो उस इंक्रीज इन वैल्यू को हम कहते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्या कहते हैं? रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, यानी कि गेन आ गया। रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या है? हमारा गेन है, रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। अब जब सरप्लस आ गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास आ गया, तो सरप्लस का क्या करें? ये भी सवाल जहन में आएगा ना। तो सरप्लस का करें क्या, उसको कहाँ रिकॉर्ड करें? तो सरप्लस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग, ये बड़ा केयरफुली कवर करना है। सरप्लस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, स्टूडेंट कहेंगे गेन है, गेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। हमने यही पढ़ा है, जो भी गेन आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अभी पीछे हमने डिस्पोजल का गेन पढ़ा, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में गया। क्या ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा? तो हम कहेंगे नहीं, ये गेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा, बल्कि ये प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सेक्शन में आएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं जा रहा भाई, वजह क्या है इसकी? गेन क्यों नहीं जा रहा? तो हम कह रहे हैं अभी ये गेन रियलाइज्ड नहीं हुआ। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अनरियलाइज्ड गेन। ये अनरियलाइज्ड है, ये रियलाइज नहीं हुआ। तो अनरियलाइज गेन कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जा सकता, उसे ओसीआई में क्रेडिट कर देंगे। तो क्या कभी वो रियलाइज नहीं होगा? अगर रियलाइज होगा तो कब होगा, और रियलाइज होने पर उसकी एंट्रीज कैसे पास करेंगे, ये आगे जाके डिस्कस करते हैं।
पहले कुछ रीवैल्यूएशन की प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, ऑर्गेनाइजेशन के पास एक से ज्यादा एसेट्स होते हैं। तो अगर एक एसेट को रीवैल्यू किया तो क्या सारे को रीवैल्यू करना पड़ेगा? अगर एक एसेट को रीवैल्यू किया तो क्या सारे एसेट्स को रीवैल्यू करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है नहीं, एक क्लास को रीवैल्यू करना पड़ेगा। तो जो रिवैल्यूएशन होगी वो क्लास ऑफ एसेट्स के साथ होगी, हर एसेट के साथ नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बिल्डिंग है 10, एक इलाके में बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी, हमने उसको रीवैल्यू कर लिया, बाकी 9 बिल्डिंग्स को भी रीवैल्यू करना पड़ेगा। तो क्लास ऑफ एसेट वाइज हम रीवैल्यूएशन करते हैं, ना के एसेट वाइज रीवैल्यूएशन करते हैं। तो एक क्लास को हमने रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखा, दूसरी क्लास को हमने कॉस्ट मॉडल पे रखा, चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं। चले हम एक दो सवाल रीवैल्यूएशन के बेसिक प्रैक्टिस करते हैं और फिर बात करेंगे रीवैल्यूएशन की एंट्रीज और उसको रियलाइज करने के तरीकों के ऊपर, कि वो रियलाइज कैसे होगा, उसको रियलाइज कैसे करें। क्वेश्चन देखें। At the end of its financial year, Tanner had the following non-current asset: land and building at cost, इतने का खरीदा था, उस पे इतना डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हम चार्ज कर चुके, तो 10.5 माइनस 0.12 ये आ गई बुक वैल्यू। 10.5 माइनस 0.12 10.38 ये आ गई बुक वैल्यू। अब उसने डिसाइड किया कि इसको रीवैल्यू कर दिया जाए ईयर एंड के ऊपर। मार्केट वैल्यू कितनी है? 15 मिलियन। तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? तो वैल्यू इंक्रीज हो गई, और इंक्रीज को हम नाम देंगे, इट इज रीवैल्यूएशन सरप्लस। कितने से इंक्रीज हुआ? 10.38 माइनस 15, 4.62 से इंक्रीज हुआ, गेन आ गया, जो कि OCI के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। What will the value of revaluation surplus if the revaluation is accounted for? Answer is 4.62 million। ये हमारा आंसर होगा। तो ये तो सीधा सीधा जो है हमें आसान सा बता दिया गया कि रिवैल्यूएशन की वैल्यू बता दें। अच्छा, रिवैल्यूएशन जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है वो रिवैल्यूएशन साल के बिगिनिंग में भी हो सकता है, ड्यूरिंग द ईयर भी हो सकता है, एंड ऑफ द ईयर भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो अब एंट्री क्या पास होगी रिवैल्यूएशन की? अगर एसेट रिवैल्यू होता है तो उसकी एंट्री क्या पास होगी? फॉर एग्जांपल, एक एसेट हमारे पास था, उसकी कॉस्ट थी 100,000, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, सपोज कर लेते हैं 20,000, तो उसकी बुक वैल्यू आ गई 80,000 की। ठीक है, 80,000 की उसकी बुक वैल्यू थी। हमने उसकी मार्केट वैल्यू आइडेंटिफाई की, मार्केट वैल्यू आ रही थी 90,000। 10,000 का हमारे पास सरप्लस या गेन आ गया। अब इसकी अकाउंटिंग करनी है हमें। जो एसेट रीवैल्यू हो जाएगा, इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करनी है? इसकी जर्नल एंट्री पास करने का मैं एक तरीका बता रहा हूँ, उससे पास करेंगे तो जर्नल एंट्री बनाना आसान हो जाएगा, एग्जाम में एंट्री भी पूछी जा सकती है। सबसे पहला काम पता है मैं क्या करना है? सबसे पहला काम, रिमूव प्रीवियस डेप्रिसिएशन। उसका जितना भी पुराना डेप्रिसिएशन है एक्यूमुलेटेड, रीवैल्यूएशन डेट तक उसको उड़ा दो, यानी कि ये उड़ जाएगा। अगला काम क्या करना है?
रिकॉर्ड रीवैल्यूएशन सरप्लस, जो रीवैल्यूएशन सरप्लस आया है उसको रिकॉर्ड कर लो। तीसरा काम क्या करेंगे, तीसरा काम जो होगा ना वो ऑटोमेटिकली हो रहा होगा, ठीक है। तीसरा काम हो रहा होगा ऑटोमेटिकली, क्या हो रहा होगा, टू रिकॉर्ड एसेट, अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, जो कि बैलेंसिंग फिगर बनेगी, ठीक है। अब देखो एंट्री चेक करो, एसेट था 1 लाख का, डेप्रिसिएशन माइनस हुआ 20,000 का, बुक वैल्यू है 80,000, वैल्यू हो गई 90,000, ठीक है। मार्केट वैल्यू हो गई 90,000 और सरप्लस आ गया 10,000। मैंने कहा है कि सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन को रिमूव करेंगे, 20,000 का डेप्रिसिएशन रिमूव करना है। डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ है क्रेडिट साइड के ऊपर, डेप्रिसिएशन को रिमूव कर देते हैं। तो हम क्या कहेंगे, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करके खत्म कर देंगे 20,000, ये डेप्रिसिएशन इलिमिनेट हो गया। दूसरा काम क्या करेंगे, सरप्लस रिकॉर्ड करेंगे। सरप्लस आया 10,000 का, सरप्लस क्रेडिट होता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस एज अ गेन क्रेडिट बाय 10,000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ और सरप्लस क्रेडिट हो गया, डबल एंट्री पूरी नहीं हुई, क्रेडिट साइड पे 10,000 बाकी है, एसेट के अकाउंट में डाल देंगे, एसेट का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। ये कंबाइन एंट्री बनी है, एक सिंगल एंट्री बनाते हैं हम ऐसे। अब स्टूडेंट ये कहेगा एसेट के अकाउंट को क्यों क्रेडिट कर दिया, तो एसेट के अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया है कि एसेट के अकाउंट में 100,000 था और आज उसकी वैल्यू क्या शो हो रही है, 90,000। सो टेक्निकली एसेट का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय 10,000, और हमारी एंट्री क्या बता रही है कि एसेट का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय 10,000। तो ये तो हमेशा डेबिट होगा, सरप्लस आएगा, अगर सरप्लस आया तो क्रेडिट होगा। एसेट कहाँ जाएगा, डिपेंड करता है उसकी कॉस्ट और उसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर। एक और एग्जांपल चेक करें एंट्री के, इसी एग्जांपल में चेक करें, एसेट था 100,000 का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 20,000 का, बुक वैल्यू आई हमारे पास 80,000 की, मार्केट वैल्यू आ गई 1,05,000 की। कितना सरप्लस आया, सरप्लस आ गया 25,000 का, ये सरप्लस आ गया। अब मैंने तरीका क्या बताया, सबसे पहले हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे। ये देखें जी, डेबिट कर दिया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये डन हो गया। अब सरप्लस को रिकॉर्ड करते हैं, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट कर दिया 25,000 से। अब एंट्री चेक करें, क्रेडिट साइड पे 25,000 है, डेबिट साइड के ऊपर 20,000 है, इसका मतलब है डेबिट साइड खाली है। तो वो डेबिट साइड पर हमने एसेट को डेबिट कर दिया 5,000 से। तो हमारी एंट्री क्या पास हो गई, कंबाइन एसेट डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और सरप्लस क्रेडिट। अब इसको चेक करते हैं, कॉस्ट थी 100,000, मार्केट वैल्यू हुई 1,05,000, तो एसेट के अकाउंट में हमें डेबिट करना है 5,000। तो कभी एसेट का अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, कभी एसेट का अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, लेकिन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट होगा। सरप्लस अगर पहली मर्तबा आ रहा है तो सरप्लस को हम क्रेडिट करेंगे। सरप्लस के बाद बाज दफा डेफिसिट भी आ जाता है, उसकी अकाउंटिंग अलग होती है कि डेफिसिट को कैसे एडजस्ट करेंगे, लेकिन ये बेसिक एंट्री हमें क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके से हम बनाते हैं। अब इस एंट्री के ऊपर सवाल चेक करें, एग्जाम में रीवैल्यूएशन सरप्लस की बहुत ज्यादा वेटेज है, ठीक है। रीवैल्यूएशन सरप्लस में बहुत ज्यादा सवाल आ सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी है रीवैल्यूएशन सरप्लस। हाँ बिल्कुल,
जब भी रिवैल्यूएशन होगा, चाहे पहली मर्तबा हो, दूसरी मर्तबा हो, जितना भी पुराना डेप्रिसिएशन होगा, उस डेप्रिसिएशन को हम क्या कर देंगे, उस डेप्रिसिएशन को हम खत्म कर देंगे, इलिमिनेट कर देंगे। ये बात रट लेनी चाहिए। चलें आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखें। अकाउंटिंग एंट्री बतानी है, सही। लॉरी बॉट एन एसेट ऑन द 1 जनवरी फॉर 2,35,000। ये एसेट इसने खरीदा 1 जनवरी को। परसेंटेज क्या है डेप्रिसिएशन की, 30%। मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस। 1 जनवरी को 20x7 को रिवैल्यू कर दिया टू 300,000। अच्छा, ये टू और बाय, इसमें भी कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। रीवैल्यू टू यानी कि ये हमारी क्या है, मार्केट वैल्यू है। तो कितने साल के बाद डेप्रिशिएट, कितने साल के बाद रिवैल्यू किया, जनवरी 204 एक साल, 205 दूसरा साल, 20x तीसरा साल, बस 3 साल। 207 को हम काउंट नहीं करेंगे। अब 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है। रिड्यूसिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस में डेप्रिसिएशन पहले मैं हर साल का अलग अलग निकालूं, या डायरेक्ट बुक वैल्यू निकाल दूं, डायरेक्ट बुक वैल्यू निकाल देता हूँ। 235,000 कॉस्ट है, 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, इससे डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, इससे बुक वैल्यू आएगी 3 साल के बाद। 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, 80605 बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, या 1 जनवरी 20x7। अब देखें कॉस्ट कितनी थी, 2,35,000। टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया नहीं पता, बुक वैल्यू कितनी आई, 80605। तो अगर मुझे बुक वैल्यू पता है और कॉस्ट पता है, तो उन दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगा। 154,395, 154,395 का क्या आ गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू हो चुकी है 300,000। 300,000 की मार्केट वैल्यू हो चुकी है। तो गेन या सरप्लस कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें। 80605, 80605 माइनस 300,000, 219,395 का गेन आया या सरप्लस आ गया। अच्छा, एंट्री क्या पास होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। तो देखें डी सी ऑप्शन में रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, रॉन्ग। डी ऑप्शन में रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, रॉन्ग, क्योंकि डेबिट हो ही नहीं सकता। अब ए और बी बचा। ए में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है बाय 154,395, ठीक है। सरप्लस क्रेडिट हुआ है 219,395, ये भी ठीक है, दो हो गए ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंट्री हमारी ठीक है। क्या एंट्री हमने पास की, सरप्लस क्रेडिट हुआ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो डेबिट हुआ, और एसेट का अकाउंट हमारा 65,000 से डेबिट हुआ। एसेट के अकाउंट को चेक कर लेते हैं। कॉस्ट थी 235, मार्केट वैल्यू हो चुकी है 300,000। 65,000 से एसेट का अकाउंट डेबिट साइड के ऊपर आ गया। इसका मतलब आंसर क्या हुआ, आंसर हो गया ए। तो कोई भी एंट्री पूछी जा सकती है, तो एंट्री अच्छी तरह से पता हो और उसके बाद उसके
सरप्लस की कहानी भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब सरप्लस आया फॉर एग्जांपल पहले साल, और अगले साल दोबारा उसको रीवैल्यू किया और नेक्स्ट ईयर डेफिसिट आ गया, अब क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर डेफिसिट आ गया, अब क्या करेंगे? देखें इसका ट्रीटमेंट। फर्स्ट ईयर में एसेट को रीवैल्यू किया और हमारे पास सरप्लस आया 200,000 का। ये सरप्लस हमने कहाँ रिकॉर्ड किया होगा? ये सरप्लस गया होगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इस साल का, वहां से ट्रांसफर होकर ये इक्विटी सेक्शन में चला जाएगा। रीवैल्यूएशन यानी कि बैलेंस शीट में भी जाता है, इक्विटी सेक्शन बैलेंस शीट में होगी। अच्छा, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? सेकेंड ईयर हमने दोबारा रीवैल्यू किया, अब क्या हुआ? अब डेफिसिट आ गया 1,50,000 का। जिस एसेट को हमने रीवैल्यू किया था पिछले साल में सरप्लस आया था, अब डेफिसिट आ गया। अब एंट्री क्या पास होगी? सरप्लस को तो हम क्रेडिट करते हैं, डेफिसिट को हम क्या करें? तो हम कहेंगे जो सरप्लस है 200,000 का उसको कम कर दो, क्योंकि सरप्लस तो क्रेडिट साइड पे पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में। तो अब हम एंट्री जब बनाएंगे तो रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट कर देंगे 1,50,000 से ओसीआई के अंदर। ओसीआई में ये डेफिसिट में चला जाएगा, और जो रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस बचेगा 200,000 का क्रेडिट था, 150 का उड़ा दिया हमने, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस शीट में रिमेनिंग कितना होगा? 50,000 का इक्विटी सेक्शन के। ओसीआई के अंदर हम 150 डालेंगे जो इस साल का डेफिसिट है, और बैलेंस शीट में रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी 50,000। अच्छा, अब स्टूडेंट ये कहता है फॉर एग्जाम्पल कि सर अगर डेफिसिट 2 लाख से ज्यादा होता तो फिर क्या करते? अभी तो कम था, तो हम और करके एग्जाम्पल कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि सेकेंड ईयर में डेफिसिट आया 2,20,000 का। व्हाट टू डू नाउ? ये और करके कर रहा हूं। 2,20,000 का डेफिसिट आया, सरप्लस था 2 लाख का। तो पहले तो हमने सरप्लस को डेबिट किया कितने से? 2 लाख से। तो 2 लाख का सरप्लस क्रेडिट साइड पे पड़ा हुआ था, 2 लाख का सरप्लस डेबिट हुआ, सरप्लस तो जीरो हो गया, लेकिन 20,000 का डेफिसिट एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। वो डेफिसिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस डाल देंगे, यानी कि हो तो दोनों डेबिट हो रहे हैं, दोनों डेबिट हो रहे हैं, लेकिन सरप्लस जो बचा हुआ था वो पूरा का पूरा इलिमिनेट हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने 20,000 का एक्सपेंस बुक कर लिया। ये इस तरह से ऑफसेटिंग होती है इसकी। तो जब भी पहली मर्तबा रिवैल्यूएशन करेंगे तब टेंशन नहीं है, नेक्स्ट ईयर जब भी रिवैल्यूएशन होगी तो पिछले साल को देखकर रिवैल्यूएशन करें, पिछले साल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात हो गई। अच्छा जी, सपोज हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस आया 100,000 का, ये पड़ा हुआ है हमारे पास। हम इसे क्या कह रहे हैं? अनरियलाइज्ड गेन। यानी कि ये आप हाथ नहीं लगा सकते इसको, ये आपके अभी हाथ में नहीं है, ये सिर्फ रिकॉर्ड हुआ हुआ। तो व्हेन टू रियलाइज, सवाल आएगा व्हेन टू रियलाइज। हम तो स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं आईए 16, तो आईए 16 में क्या लिखा हुआ है इससे रिलेटेड? तो आईए 16 में लिखा हुआ है कि आप रियलाइज करने के लिए इंतजार करें डिस्पोजल ऑफ एसेट का। किसका इंतजार करें? डिस्पोजल ऑफ एसेट का इंतजार करें, कि एसेट जो है हमारा जब डिस्पोज ऑफ होगा तब हम इसको रियलाइज कर लेंगे। अब डिस्पोजल 1 साल में हो, 2 साल में हो, 10 साल में हो, इंतजार करें। ठीक है, चलो डिस्पोजल हो गया एसेट का, सरप्लस पड़ा हुआ 1 लाख का। तो डिस्पोजल के वक्त जितना भी
सरप्लस पड़ा हुआ होगा उसको उठाकर रियलाइज कर लेगा। चलो 10 साल बाद ही सही, 2 साल बाद ही सही, रियलाइज तो हुआ। एंट्री क्या पास करेंगे? रियलाइज तो हो गया, वो तो बैलेंस शीट में इक्विटी साइड पे पड़ा हुआ है। एंट्री क्या पास होगी? तो एंट्री हमेशा ये पास होगी, रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट को क्रेडिट नहीं करेंगे, रिटेन अर्निंग में क्रेडिट करेंगे। इसे कहते हैं बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट ट्रांसफर, बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट। ये एंट्री पास होगी हमेशा रियलाइज करने की। अगर कोई कहे कि अगर मैं ये एंट्री पास कर देता हूं तो ये भी तो सेम है, तो हम कहेंगे नहीं, स्टैंडर्ड ने मना किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप क्रेडिट नहीं कर सकते, इसका प्रॉफिट एंड लॉस से कोई लेना देना नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ही नहीं। ये बैलेंस शीट में सरप्लस को डेबिट करेंगे और रिटेन अर्निंग को हम उठाकर क्रेडिट कर देंगे। कब करेंगे? डिस्पोजल के वक्त। क्या एंट्री पास होगी? सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अब कोई कहे यार जल्दी कोई और तरीका बताओ रियलाइज करने का, है कोई तरीका रियलाइज करने का? हम कहेंगे एनदर मेथड। मैनेजमेंट चाहे तो रियलाइज करने का एक और मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, और वो क्या होता है? आइडेंटिफाई करो कि रीवैल्यूएशन के बाद एक्सिस डेप्रिसिएशन हर साल कितना आ रहा है, हर साल कितना डेप्रिसिएशन हम ज्यादा कर रहे हैं रिकॉर्ड ड्यू टू रीवैल्यूएशन। और जो भी एक्सिस डेप्रिसिएशन आएगा उससे ये एंट्री पास कर दो रियलाइज करने की, सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। एंट्री वही पास होगी रियलाइज करने की। तो इस मेथड में आसानी ये है कि डिस्पोजल का वेट नहीं करना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करते रहेंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस को उठाएंगे और हर साल रियलाइज करना शुरू कर देंगे। कंडीशन क्या है? एक्सिस डेप्रिसिएशन आना चाहिए। अब एक्सिस डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? एक्सिस डेप्रिसिएशन का मतलब है डेप्रिसिएशन बिफोर रीवैल्यूएशन 20,000 आ रहा था पर एनम, रीवैल्यूएशन के बाद एसेट की वैल्यू बढ़ी, डेप्रिसिएशन हो गया 25,000, ये जो एक्सिस 5,000 आ रहा है ना, ये है एक्सिस डेप्रिसिएशन। तो इस एक्सिस डेप्रिसिएशन से हम सरप्लस को डेबिट करेंगे और रिटेन अर्निंग को क्रेडिट कर देंगे, इतना रियलाइज कर लेंगे। टोटल सरप्लस में से एक हिस्सा रियलाइज कर लेंगे, पूरा सरप्लस रियलाइज नहीं करेंगे, ये बात ध्यान में रखें। एक हिस्सा रियलाइज कर लेंगे, सिर्फ एक हिस्सा। और ये कब करेंगे? जब सवाल में लिखा हुआ होगा। अगर सवाल में नहीं लिखा हुआ हो तो हम डिस्पोजल वाला ट्रीटमेंट ही फॉलो करेंगे। अब इसके ऊपर देखते हैं एक एग्जांपल। What accounting entries to post to make the annual transfer of excess depreciation? तो एंट्री तो बड़ी क्लियर है, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। पहली एंट्री में दिया हुआ नॉन करंट एसेट डेबिट, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी एंट्री में नॉन करंट एसेट डेबिट, नो कनेक्शन। तीसरी एंट्री में लिखा हुआ है रिटेन अर्निंग डेबिट सरप्लस क्रेडिट, ये भी गलत है। तो बचा क्या? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। Draper Co uses the revaluation model when accounting for land and building and makes the annual transfer of excess depreciation. Realize कर लेता है, उसने कैलकुलेट किया कि एनुअल अमाउंट ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना है, 8,000। तो 8,000 से उसने एंट्री क्या पास की, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, और क्रेडिट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया उसने रिटेन अर्निंग को क्रेडिट कर।